नमस्कार, मैं सिंधु सिंह आप लोगों को कोशिका के बारे में आज पढ़ाऊंगे। कोशिका आपका जो चैप्टर है या टॉपिक कह सकते हैं, कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है कोशिका के बारे में कि कोशिका है क्या। The living cell is the most invention in nature। सर रुडोल्फ पीटर्स ने कहा है The living cell is the most invention in nature। मीन्स जीवित कोशिका प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण खोज है। जीवित कोशिका प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण खोज है। क्यों? क्योंकि किसी भी जीवधारी का जो निर्माण होता है, जीवधारी के शरीर का निर्माण होता है, वो कोशिकाओं से ही हुआ है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी भवन का निर्माण जैसे छोटी छोटी ईंटों से होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीवधारियों का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं का होता है। अब कोशिका है क्या, कोशिका किसे कहते हैं, इसके बारे में आप आगे जानेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका का इंट्रोडक्शन। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात कोशिका किसी भी जीवधारी की या जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है? मूलभूत इकाई है। अब इसकी परिभाषा जान लीजिए। किसी जीवधारी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसी जीवधारी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी जान लीजिए। इंग्लिश में इसको कैसे परिभाषित करेंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life। Cell is the structural and functional unit of life। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? किसी भी जीवधारी की संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं द्वारा होता है। और जो जीवधारी कार्य करते हैं या जीवों के शरीर द्वारा जो कार्य किया जाता है, वो भी जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो किस में होती हैं? कोशिकाओं में होती हैं। इसीलिए इसे हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। सेल मीन्स कोशिका लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? सेलुला शब्द से बना हुआ है। इसके मीन्स होता है ये स्मॉल कंपार्टमेंट। स्मॉल कंपार्टमेंट मतलब क्या है? एक छोटा कमरा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कोशिका की खोज किसने की, कैसे किया, इसके बारे में आप जानेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। इससे पहले भी हमने बताया आप लोगों को कि सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा या छोटी कोठरी। इसके बाद में जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा या अध्ययन
किसने किया इसके बारे में? सन 1674 में वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने, किसने? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। अब नेक्स्ट आ जाइए कोशिकावाद, या जिसे आप कोशिका सिद्धांत कहते हैं, इंग्लिश में सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका से संबंधित कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया कि कोशिका जीवन के लिए क्या है। तो उसमें से सबसे पहले सर्वप्रथम दत्रोचित, किसने? दत्रोचित नामक वैज्ञानिक ने सन 1824 में सेल थ्योरी अर्थात कोशिकावाद का विचार प्रस्तुत किया, परंतु इसका श्रेय वैज्ञानिक स्लेडन और स्वान 1839 को दिया जाता है, जिन्होंने स्लेडन और स्वान ने सेल थ्योरी को पूरी तरह से मतलब अच्छी तरह से उसका वर्णन किया और प्रस्तुत किया और बताया कि कोशिकाएं पौधों तथा जंतुओं की रचनात्मक इकाई हैं। कोशिकाएं क्या हैं? पौधों तथा जंतुओं की रचनात्मक इकाई हैं। इनके अनुसार कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित है। इन्होंने जब अपना कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उसमें कुछ बिंदु बताए कि जिसे हमने सेल थ्योरी कहा या कोशिका सिद्धांत कहा। उसमें पहला पॉइंट है इनका, सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितने? एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब जो ऐसे जीवधारी जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं, और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। लेकिन प्रत्येक जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का ही बना होता है, चाहे वह एक कोशिका हो या अनेक कोशिका हो, अनेक कोशिकाओं का बना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है और जीवन संबंधी सभी रासायनिक क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, पाचन के समय, श्वसन के समय, जनन के समय, या फिर अन्य हार्मोनल प्रोसेस, जो हार्मोन से संबंधित क्रियाएं होती हैं। ये सारी रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर ही होती हैं। तो इनका कहना है कि कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। मीन्स हमने पहले भी बता दिया आप लोगों को कि प्रत्येक जीवधारियों के शरीर की संरचना कोशिकाओं से निर्मित होती है और जितने भी कार्य होते हैं उसको कहीं ना कहीं कोशिका ही संपादित करती है। इसीलिए इसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई कहा गया है और जीवन संबंधी सभी रासायनिक क्रियाएं कोशिकाओं में ही संपन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। क्या है? सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नई कोशिकाएं निर्मित होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती मतलब पहले से ही उपस्थित जीवित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं, कहीं और से नहीं आती। जो जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हीं का कोशिका विभाजन होता है और फिर कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो चलिए आप लोग जान गए सेल थ्योरी क्या होता है। नेक्स्ट है अब कोशिका का चित्र देख लीजिए। चित्र के माध्यम से या कोशिका प्लांट सेल
हम आप लोगों को प्लांट सेल का फिगर दिखाएंगे। इसके आधार पर बताएंगे, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको दिखाएंगे। पहले फिगर समझाएंगे। ये एक प्लांट सेल का फिगर है। किसका? प्लांट सेल का फिगर है। इसमें कोशिका के चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका के चारों ओर देख रहे हैं भित्ति पाई जाती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। ये देख लीजिए, आपका क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोशिका का जो संपूर्ण भाग होता है, ये आप देख रहे हैं पूरा, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही कोशिका के मध्य में साइटोप्लाज्म के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक, जो कोशिका की सभी क्रियाओं का या कोशिका में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। कोशिका के मध्य में पाए जाने वाले ठोस एवं गोलाकार भाग को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। न्यूक्लियोलस मीन्स केंद्रिका। नेक्स्ट है मध्य में जो तरल पदार्थ होते हैं या तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स केंद्रक द्रव्य। केंद्रक चारों ओर से एक आवरण के द्वारा घिरा होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स केंद्रक कला। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही पदार्थों का आदान प्रदान होता है या आवागमन होता है। इसके बाद देखेंगे केंद्रक द्रव्य में या न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड्स। मुख्य रूप से न्यूक्लियस के 4 भाग होते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमैटिन थ्रेड्स। ये मिलाकर के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। अब आप देखेंगे कि केंद्रक के दोनों तरफ कुछ खाली रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। नेक्स्ट है आपका केंद्रक से ही सटा हुआ नलिका समान या नलिका सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें देखिए, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या जिसको कहते हैं खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। क्या कहते हैं? खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। इस पे इसकी सतह पर छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं किसके? राइबोसोम के।
इसीलिए इसकी सतह खुरदुरी हो जाती है और इसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आप देखेंगे कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सतह चिकनी होती है, अर्थात इस पे राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दोहरी झिल्ली का बना हुआ, दोहरी झिल्ली का बना हुआ एक संरचना होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब इसके बारे में देखिए, जो कोशिकांग है इसके बारे में जब हम आप लोगों को पार्ट्स पढ़ाएंगे, पार्ट्स ऑफ सेल, तो उसके डिटेल के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है वैक्यूल्स का जो बाह्य आवरण होता है उसको टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूलर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो रस भरा होता है या तरल पदार्थ होता है उसे कहते हैं सेल सैप। क्या कहते हैं? सेल सैप, या इसका रिक्तिका रस भी इसको बोलते हैं हिंदी में, वैक्यूलर सैप। वैक्यूल्स का क्या कार्य है कोशिका के अंदर? वैक्यूल्स क्या करता है, कोशिका के शेप को बनाए रखता है और इसकी टर्जिडिटी को भी मेंटेन करता है। इसको टर्जिडिटी को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है आपका दोहरी झिल्ली का बना अंगुली के समान संरचना दिखाई देती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्फेरोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरोसोम्स। अब देखेंगे आप सेल वॉल के मध्य में थोड़ी थोड़ी या छोटे छोटे छिद्र होते हैं या रिक्त स्थान होते हैं जिसे हम प्लाज्मोडेस्मा या प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मा। ठीक, इसी के द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों का आवागमन होता है। तो ये आप जान गए कि पादप कोशिका की संरचना कैसी होती है। इसे आप लोग फिगर बना भी लीजिएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सेल, कोशिकाओं के प्रकार। संरचना के आधार पर जीवधारियों में कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल मीन्स यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रो मीन्स होता है, यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रो प्लस कैरियन। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मीन्स
प्रिमिटिव की हिंदी होती है प्रारंभिक या आद्य, न्यूक्लियस की हिंदी होती है केंद्रक। ठीक, ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक न्यूक्लियस या आरंभिक न्यूक्लियस पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स ये दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? प्रो इक्वल टू प्रिमिटिव प्लस कैरियन इक्वल टू न्यूक्लियस, मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें आरंभिक केंद्रक या आद्य केंद्रक पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब इसमें क्या पाया जाता है या क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देख लीजिए क्या होता है। रचना के आधार पर ये कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स अभी हमने आपको फिगर में बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, जो केंद्रक के चारों ओर घेरे हुए रहता है या केंद्रक को चारों ओर से घेरे हुए रहता है, जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ऐसे कला विहीन केंद्रक को इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस मीन्स आरंभिक केंद्रक या न्यूक्लियॉइड कहते हैं। इन कोशिकाओं में पूर्ण विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, अंतर्द्रव्यी जालिका आदि नहीं पाए जाते हैं। इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और जो DNA होता है वो हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। इसमें जितने भी प्रोटीन, DNA, RNA ये केंद्रक में नहीं होते बल्कि साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, क्योंकि केंद्रक के चारों ओर आवरण नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका यूकैरियोटिक सेल्स। क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स यूकैरियोटिक कोशिकाएं। क्या होगा? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी या यूकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किसके? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यू इक्वल टू गुड और वेल मीन्स अच्छा, प्लस कैरियन इक्वल टू न्यूक्लियस, दैट मीन्स वेल डेवलप्ड आर ट्रू न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड आर ट्रू न्यूक्लियस मीन्स क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? पूर्ण विकसित अथवा वास्तविक केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित या